तो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि ये जो वीडियो है वो पी बाई क्यू बेस्ड है और ये क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसको देखने का फायदा क्या है, तो आप गलत सोच रहे हो। बिल्कुल आपको इन क्वेश्चंस को देखने का बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, जो बोर्ड का सिलेबस है, ये बहुत कन्फाइंड है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, ये बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डेटा कभी चेंज कर दिया जाता है, कभी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं बार बार उसी कंसेप्ट पे बेस्ड आते हैं बेटा। तो ये जो पीवाईक्यू का अगर आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया ना, तो आपको लाइट के चैप्टर में मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस चैप्टर को एंड तक जरूर देखो, ध्यान से देखो। तो ये पहला क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब पहला क्वेश्चन जो यहां पे है वो कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है बेटा मीडियम का? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ मीडियम 2 इज 1.33। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे पावर 8 होना चाहिए, 8 नीचे लिखा हुआ है। 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम? बात समझ में आया? मीडियम ए एंड बी। अब देखो हमारे पास में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और बेटा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। तो क्या यहां तक बात क्लियर है? अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए का कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है, और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया है? 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। हमें इस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, जिसको हमने v मान लिया। चलिए वी ए मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मीडियम ए की बात चल रही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 into 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5। बेटा 1.5 से 3 2 टाइम्स चला जाएगा क्लियरली, तो वी ए यानी कि हमारे पास ए मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी आ गई? 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं भाई मीडियम बी के लिए। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहां पे मीडियम बी ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेना और कमेंट करके बताना मेरे को आंसर क्या आया। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहां पे The following diagram shows the use of an optical device to perform an experiment of light. As per the arrangement shown, the optical device is likely to be a, यहां पे लग जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस भाई? कॉनकेव लेंस, क्योंकि जो पैरेलल रेज है वो यहां पर आके क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। तो यानी कि ये जो हमारे पास डिवाइस है ये कॉनकेव लेंस होगा। अब यहां पे अगर ऑप्शन में कॉनकेव लेंस दिया तो यही ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड में क्या पूछा गया था। ये 2021-22 में पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा। 2026 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ लेंस कैन कन्वर्ज द सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ द लेंसेज। भाई अगर हमारे पास कोई लेंस है जो कि कन्वर्ज कर रहा है रेस को, तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। और वो कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि सन इंफिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है वो मीडियम, और जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो वहां से रेस हम कंसीडर करते हैं पैरेलल आ रही हैं। और ये पैरेलल रेस कहां पे जाके कन्वर्ज हो रही है भाई? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहां पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी कि जो इसकी फोकल लेंथ होगी, जिस पॉइंट पे रेस कन्वर्ज होती है पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। तो हमारे पास में ये जो फोकस है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर दूर है, यानी फोकल लेंथ कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? और अगर मैं इस फोकल लेंथ को मैं काहे में लिखूंगा? मीटर्स में लिखूंगा, तो डिवाइड कर दूंगा इसको कितने से? 100 से। तो ये आ जाएगा फोकल लेंथ हमारे पास में कितना? 0.2 मीटर। बात समझ में आया? अब यहां पे ये फोकल लेंथ हम लोग प्लस में लेंगे, क्योंकि लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। चलिए अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द पावर। पावर क्या होती है भाई? लेंस की पावर होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ। अब 1 अपॉन फोकल लेंथ, व्हेन फोकल लेंथ शुड बी टेकन इन मीटर्स, तो पावर हमारी डायोप्टर में आएगी। देखो सारे ऑप्शंस यहां पर डायोप्टर में दिए हुए हैं। अगर सारे ऑप्शन डायोप्टर में, तो हमको आंसर डायोप्टर में चाहिए, इसलिए फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.2। पॉइंट हटाओगे कितना आ जाएगा? ऊपर 10 आ जाएगा। 10 अपॉन 2 कितना होता है? 5। तो यहां पर हमारे पास प्लस का 5 आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी कैसी है? प्लस में है। अब यहां पे हमारे पास में क्या आ गया? डायोप्टर। तो +5 डायोप्टर ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। द कन्वर्जिंग लेंस
फॉर्म्स अ 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज। अब कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है यानी कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस में जो मैग्नीफाइड इमेज बनती है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। भाई मैग्नीफाइड इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का जो नंबर है वो तो 3 पता चल रहा है कि भाई 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। नाउ इन लोगों ने हिंट दे दी यहां पे, विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। इस इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हो, यानी रियल इमेज है। रियल इमेज इन्वर्टेड बनेगी। रियल इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। और जब इन्वर्टेड इमेज होती है तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा आता है? माइनस में। याद कर लो इस बात को कि मैग्निफिकेशन माइनस में होगा अगर आपके पास में इमेज रियल बन रही है, चाहे फिर वो लेंस हो चाहे फिर वो मिरर हो। बात समझ में आ गया? अब इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है लेंस की? 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास जो लेंस की है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहां पे इसकी फोकल लेंथ हम लोग जो लेंगे वो प्लस में लेंगे। बात समझ में आ गया? देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब बेटा मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है लेंसेज के केस में v अपॉन यू। और यहां पे v अपॉन यू का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया? ये -3 आ गया। तो हमारे पास में ये आ गया v अपॉन यू। तो हमारे पास में v का जो वैल्यू है वो -3u हो गया। अब हमने यहां से मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से v और u में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। अब बेटा हमारे पास में देखिए फोकल लेंथ जो है वो प्लस का 30 सेंटीमीटर है। जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम u मान लेते हैं, और जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो माइनस का 3u हो जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें? लेंस फॉर्मूला लगा दो। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब 1 अपॉन फोकल लेंथ मतलब 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी की जगह लिख देंगे माइनस का 3u और यहां पे लिख देंगे माइनस का 1 अपॉन यू। यहां तक बात क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा यहां पे जस्ट अ मिनट। अब यहां पे बेटा आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। यहां पे हमारे पास में इन दोनों का एलसीएम लोगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन 30, और ये जो माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3u लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं -1 अपॉन 3u, और यहां पे हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन यू। अब इन दोनों का एलसीएम बेटा कितना आएगा? 3u आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास में 3u जाएगा इसमें 1 टाइम तो -1 आएगा, और यहां जाएगा 3 टाइम तो -3 आएगा, और यहां पे आएगा 1 अपॉन 30। इज इट क्लियर? अब बेटा हमारे पास में ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 3u है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, वहां जगह खत्म हो गया। तो हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 3u। अब बेटा u को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लो, तो हमारे पास आ जाएगा 3u इज इक्वल टू -4 इंटू 30। 3 से ये 30 को 10 टाइम्स काट देंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? हमारे पास माइनस का 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही उन्होंने हमसे पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेटा इस टाइप के सवाल में जहां मैग्निफिकेशन दिया हुआ और फोकल लेंथ दी है, हमें क्या करना पड़ता है? मैग्निफिकेशन की मदद से हमको v और u के बीच में रिलेशन निकालना है, और जब v और u के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए तो लेंस फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है? लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला लगाने के बाद आपको निकाल लेना है u का और v का वैल्यू। समझ में आ गया? ये सवाल बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, इसको याद कर लो, समझ जाओ, इस कंसेप्ट को समझ जाओ। ऐसे और भी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, उनको प्रैक्टिस करो। समझ में आया? और कमेंट करके मुझे बताना कितने क्वेश्चन आपने लगाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए असर्शन यहां कहता है, अ कॉन्केव लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्जेंस देन द वन विथ लॉन्गर फोकल लेंथ। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है, इसलिए वो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ज्यादा शो करेगा। अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्जेंस ज्यादा शो करेगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ छोटी है। फोकल लेंथ छोटी मतलब पावर ज्यादा, और पावर ज्यादा मतलब डाइवर्जेंस ज्यादा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। द पावर ऑफ लेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। सॉरी ये गलत है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ,
और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। बात समझ में आ गई? तो ये बात गलत है, तो यहां पे असर्शन सही है और रीजन गलत है। समझ गए आप? तो यहां पे आप लगाएंगे assertion is true but reason is false। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा यहां पे। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन साउंड करता है, बट इसमें लिख के क्या आओगे, लिख के क्या आओगे यही तो पता करना है। लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लासेस 1.50। What is the meaning of the statement? ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है बोर्ड वालों के लिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछ लेते हैं भाई, बार बार बोर्ड में पूछ लेते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा क्या लिखना है। अब देखो यहां पे हमको दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.50 है किसी मीडियम का। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो देखो मैं आपको बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो 1.50 है। बात समझ में आई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात समझ में आई? अब ये तुम्हारे पास 1.50 है। अब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालोगे, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालोगे तो ये आ जाएगा C अपॉन 1.5। क्या आ जाएगा? C अपॉन 1.5। तो इसका यह मतलब हुआ, इस स्टेटमेंट का यह मतलब हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है दैट इज 1/1.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बात समझ में आया? इसका यह मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में होगी वो 1/1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगी। तो यही आपको लिख के आना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50। What is the meaning of the statement? Then you are going to write, इससे थोड़ा सॉल्व कर लेना और लिख देना कि this means that the speed of light in the medium is 1/1.5 times the speed of light in vacuum। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो अब जल्दी से। Which of the following mirror is used by a dentist to examine small cavity in the patient teeth? अब आपको पता है कि भाई हमारे को मैग्नीफाइड इमेज चाहिए और वर्चुअल इमेज चाहिए। ऐसे केस में ऐसी इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज। तो डेंटिस्ट क्या करता है, फोकस और ऑप्टिकल पोल के बीच में कैविटी को लेके आता है और उस कैविटी की वर्चुअल और अपराइट इमेज बन जाती है कहां पे? बिहाइंड द मिरर। तो उसको वो मैग्नीफाइड इमेज वहां दिखाई दे जाती है, तो कैविटी उसको एनलार्ज होकर दिखाई देती है और उसको बेहतर तरीके से वो कैविटी को एनालाइज कर पाता है। बात समझ में आया? ये केस 6 है आपका कॉनकेव लेंसेज का। तो यहां पे वो कौन सा लेंस यूज करेगा? कॉनकेव, सॉरी लेंस कह रहा हूं, कॉनकेव मिरर यूज करेगा। क्या यूज करेगा? कॉनकेव मिरर यूज करेगा। 6th केस है कॉनकेव मिरर का, तो यहां पे वो कॉनकेव मिरर यूज करता है। और एक बात और समझ लो बेटा यहां से कि डेंटिस्ट का जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। तो कई बार क्वेश्चंस में वो आपको मिरर का नाम नहीं बताएंगे, वो लिख देंगे डेंटिस्ट मिरर। अब भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं डेंटिस्ट का कौन सा मिरर होता है। तो डेंटिस्ट मिरर किसको बोला जाता है? कॉनकेव मिरर को। यहां से इस क्वेश्चन से ये बात भी समझ लो, वरना अगर आपके पास में किसी क्वेश्चन में डेंटिस्ट मिरर लिख के आया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई मिरर कौन सा है, कौन से मिरर की बात चल रही है। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देते कॉनकेव मिरर, वो कभी आपको लिख देंगे डेंटिस्ट मिरर, कभी लिख देंगे शेविंग मिरर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये क्वेश्चंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा यहां पे, एग्जामिन द अबव फिगर, सॉरी फिगर यहां पे नीचे बनाया मैंने, तो एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो यहां पे जो ये मिरर है, यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इसका फोकस है। अब देखो द मिरर हैज फोकल लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमारे पास में मान लो ये आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका मिरर का फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर, तो यार ये तो गलत है। ठीक है, द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर, बात सही है। विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। अब ये रियल इमेज बनाएगा, मैग्निफिकेशन -1 होगा, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की इमेज बनती है। किस साइज की बनती है? सेम साइज की, यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 होता है। और ये जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, इसलिए मैग्निफिकेशन -1 होता है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? उसकी इमेज बनेगी इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन -1 आएगा। 1 मतलब होता है कि सेम साइज और माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो इसलिए मैग्निफिकेशन -1 होगा। और यहां से यहां तक के P से C तक की दूरी अगर 6 है तो फोकल लेंथ कहां पे होगी? 3 पे, और फोकल लेंथ माइनस में होगी क्योंकि मिरर कौन सा ले रहे हैं? कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है रेज फ्रॉम सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर।
अब सन की रेज मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार फिर सुन लो, इसके बाद नहीं बताऊंगा, आपको समझ जाना चाहिए, याद रखनी चाहिए ये बात। और कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ और कंसेप्ट सीखने हैं, तो पिछले लेक्चर्स पे जाके जरूर देख लेना। बाकी पीवाईक्यूज में हर पीवाईक्यू के साथ कंसेप्ट भी बिल्ड करता हूं, सिर्फ मैं पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहा हूं बैठ के, मैं आपके बोर्ड के लिए आपको तैयार कर रहा हूं। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो ध्यान से देखो, अब यहां से मिरर से जब सन से आपके पास में पैरेलल रेज आ रही है, तो वो जाके कन्वर्ज कहां होंगी कॉनकेव मिरर में? उसके फोकस पे। कहां पे होंगी? फोकस पे। तो इस मिरर में इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं फोकल लेंथ जो है वो माइनस का 15 सेंटीमीटर है। माइनस कहां से आया? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर होगा, इसलिए उसकी फोकल लेंथ माइनस में होगी। और कहां पे मीट कर रही है रेज, कहां पे फोकस हो रही है? 15 सेंटीमीटर पे, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आगे, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? भाई सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने से इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की। तो यहां पे अगर इसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? -30 सेंटीमीटर पे, यानी उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो कहां होगा? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहां रखेंगे? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट? कौन से वाले हमारे पास में इसमें से ऐसे ऑप्शंस हैं जो पॉइंट सोर्स से भेजी हुई लाइट को क्या कर सकते हैं? पैरेलल कर सकते हैं। आप सुनो, जो पॉइंट सोर्स से लाइट जाएगी वो डाइवर्जिंग नेचर की होगी। कैसे नेचर की होगी? डाइवर्जिंग नेचर की। तो यहां पे हमको इसको पैरेलल करना है, तो हमको यहां पे कॉनकेव मिरर लगाना होगा। अब कॉनकेव मिरर पे जब ये लाइट गिरेगी तो थोड़ा सा कन्वर्ज होगी, तो ये फैल रही थी, अब ये कन्वर्ज हो गई, तो ये पैरेलल लाइट हो सकती है अगर हम पॉइंट सोर्स को इसके फोकस पे रख दें। कहां रख दें? फोकस पे। फोकस से आने वाली लाइट रे क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन कॉनकेव मिरर 1। ठीक है बेटा। और अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी कुछ ऐसा ही होता था। अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पता है, फोकस का डेफिनेशन पता है बेटा, फोकस पे अगर आपने पॉइंट सोर्स रख दिया, तो यहां से डाइवर्जिंग रेज जो लेंस के ऊपर गिरती हैं, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है बेटा? आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है? वो आपकी पैरेलल हो जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल। तो ये रेस पैरेलल हो जाएंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस भी सेम काम कर सकता है। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों ऐसा काम कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन में कहीं है क्या? यहां पे कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, गलत है। कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस नहीं है, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन ए ही सही है यहां पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर दीज इंसिडेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास 1.52, ये इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर का 1.0003 है। वाटर का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मटेरियल, अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, क्योंकि बेंडिंग कम होगी। ठीक है, जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है उतनी ज्यादा बेंडिंग होती है। बेंडिंग किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ लाइट पे। ये क्लास 12th में पढ़ोगे आप, लेकिन अभी आप इतनी बात समझ लो कि अगर स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन ज्यादा हो गया ना, स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन ज्यादा हो गया तो बेंडिंग भी ज्यादा होगी। बात समझ में? अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कम हो गई तो बेंडिंग ज्यादा होगी, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो यहां पे हमारे पास सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी बेटा हमारे पास में इस मीडियम के अंदर, एयर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस में होगी? एयर में। तो एयर में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी। सेकंड नंबर पे स्पीड ऑफ लाइट वाटर के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो इससे कम होगी हमारे पास वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट उससे कम होगी, और सबसे कम होगी ग्लास के अंदर। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस जिसमें मैं आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अरे बोर्ड तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, आप पूरे ड्यूरेशन के लिए सब्सक्राइब रखने के कौन कह रहा है भाई? बोर्ड तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, बोर्ड में अच्छे नंबर ले आओ, यही मैं चाहता हूं। मेरे को इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो चलो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चों।